नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बात करेंगे एक और आज के दिन के विशेष दिवस पर। हर साल 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय वो उत्सव है जो 1950 से शुरू किया गया। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था और इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में किया गया था। 1 जून 1950, जिस दिन दुनिया भर के करीब 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया और इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 लाख से ज्यादा बच्चे आज भी बाल मजदूरी करते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया भर के कुल बाल मजदूरों में 12% की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। भारत में कानून के मुताबिक बाल श्रम कराने पर 6 माह से 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली से बाल श्रम को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। डीसीपीसीआर की अगर बात करें तो उन्होंने 2016-17 से 2019-20 के बीच 202 जो संख्या बताई गई बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। उस टेन्योर में दिल्ली में पिछले एक साल में यानी 2020 और 21 की बात करें तो 331 बच्चों को बाल श्रम से बचाया गया। तो हर साल इस दिवस को मनाते हैं क्योंकि ये आंकड़े बार बार हम इसको ठीक करते चले जाएं, तथ्यों को ठीक करते चले जाएं, कहीं ना कहीं स्थिति को ठीक करते चले जाएं। लेकिन सच्चाई क्या है? आज की स्थिति में क्या वाकई बाल श्रम रुक चुका है? क्या वाकई बच्चों को सारे अधिकार मिल चुके? क्या बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं? क्या माता पिता उनको उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं या समाज उनके उनके अधिकारों के बारे में बताता है? ये कई सारे सवाल हैं और इन सवालों को हम खोजेंगे, उनके जवाब जानेंगे। हमारे साथ 2 महत्वपूर्ण सदस्य इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़कर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिजेश चौहान जी स्टूडियो में और इनका परिचय हम देना चाहेंगे। मेंबर हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश शासन। और इन्हीं के साथ अगली अतिथि हमारे साथ हैं स्टूडियो में जो कि वंदना त्रिपाठी जी हैं, काउंसलर हैं। ये बाल मनोविज्ञान भुवन भारती स्कूल से जुड़ी हुई और हाल ही में एक और इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली सीबीएसई के काउंसलर की। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं ब्रजेश जी आपसे। जिस तरह से मैंने दर्शकों को बता दिया कि उद्देश्य क्या था, किस तरह से शुरुआत की गई, तमाम तरह की बातें इस दिवस को लेकर, लेकिन अब हम बात करेंगे वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए। क्या वाकई अगर अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों की रक्षा उनके अधिकारों से की जा रही है? निश्चित तौर पर आज एक बहुत बड़ा दिन है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। मैं आपके माध्यम से, खबर भारत चैनल के माध्यम से आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि 1 जून 1950 से हम इसको मना रहे हैं। ये बहुत पुराना हमारा उत्सव दिवस है आज। और जब हम बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कहीं ना कहीं। और आपके इस बात के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि आज आपने जैसा कहा तो निश्चित तौर पर हम लगातार उनके अधिकारों की संरक्षण, सुरक्षा और उनको जो यूएनसीआरसी ने जब 31 देशों के साथ मिलकर एक अधिकार दिए, उनको एक बहुत सारे 55 अधिकार दिए, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारों की सुरक्षा करना हम सबका एक दायित्व है, जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ जुड़ी हुई वंदना जी। वंदना जी, आप स्कूली बच्चों के बीच में रहती हैं, कई साल आपने बिता दिए इस क्षेत्र में। क्या अंतर देखने को मिलता है? आप लोग बच्चों के उनके अधिकारों पर, कहा जाता है कि बच्चे क्या समझेंगे अधिकार के बारे में, ये एक आम जुमला है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज के बच्चों की अगर बात की जाए तो वो हर तरह से जागरूक होना चाहते भी और हैं भी। सबसे पहले मैं सबको अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक बाल मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं काउंसलिंग करती हूँ बच्चों की, तो मुझे रोज़ नए नए मुद्दों पर, रोज़ नए नए विषयों पे काम करने का मौका मिलता है। और मुझे, जैसे कि एक कहावत है कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, तो सच बात है ये, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं। जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है अपनी स्कूल डिपार्टमेंट में या एजुकेशन इंडस्ट्री में, उस सबसे ज़्यादा जो मेन मैटर है, जो मेन है, वो है कि डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है गर्ल चाइल्ड और फीमेल और मेल चाइल्ड के बीच में डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। वो एक सबसे बड़ा इशू है जो एड्रेस होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइल्ड यानी बाल का मतलब क्या होता है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी टेक्निकल डेफिनेशन दी है
उसका मतलब होता है एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और जो वल्नरेबल क्लास है हमारी सोसाइटी की। वल्नरेबल क्लास मीन्स इम्पॉर्टेंट क्लास, 18 साल से कम उम्र। ठीक। उसमें भी जो हमने सबसे सेंसिटिव कैटेगरी मानी है वो है लेस देन 6 इयर्स। 6 साल से जो कम बच्चे होते हैं जी। उन्हें अपने राइट्स के बारे में, अपने प्रोटेक्शन के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस रहता है वो 6 इयर्स से अंदर के बच्चों पे रहता है। 6 इयर्स के जो से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम जब काउंसलिंग करते हैं तो ये बात बताते हैं कि उनके अराउंड जोन्स हैं। जोन्स क्या होते हैं? बेसिकली हम उन्हें एक सर्कल के फॉर्म में बताते हैं। तो पहला जोन जो होता है वो होता है इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन मीन्स कोई आपके बहुत ज़्यादा करीब आ जाए। तो वो इंटीमेट जोन में कौन कौन आता है? आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके सिबलिंग्स आते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर। बस आज के जो ज़माने का जो हाल हो रहा है इसके अलावा कोई भी नहीं। वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। बिल्कुल ठीक सही। है। उसके जी। बाद हम उन्हें बताते हैं फ्रेंडली जोन के बारे में। फ्रेंडली जोन में कौन आ जाता है? जो उन्हें थोड़ा बहुत हाँ या ये सब चीज़ें कर सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। जी। तो वो जोन में कौन आ जाता है? टीचर्स आ जाते हैं, हाँ। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके चाचा चाची मामा मौसी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद होता है एक सोशल जोन। सोशल जोन का नॉलेज दिया जाता है बच्चों को। सोशल जोन का मतलब होता है हाँ। वो जोन जो आपसे दूर से बात करेगा। थर्ड सर्कल है वो। थर्ड सर्कल है मतलब दूर से बात करिए। जैसे आजकल चल रहा है ना 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। वो दूरी जरूरी है। वो कौन होते हैं? हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं। स्कूल में बच्चों को हेल्पर्स जो दिए जाते हैं, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि देखिए बेटा, गुड टच बैड टच के बारे में हम लोग गाइडेंस देते हैं, उसमें सेशंस करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, हम डॉल्स यूज करते हैं, उनके माध्यम से बताते हैं जी। कि अगर कोई आपको आपके इंटीमेट एरियाज में टच कर रहा है तो वो चीज़ गलत है। ये तीसरे सर्कल का जो संबंध है और जो उस तीसरे सर्कल को लेके जो जागरूकता की बात की जाती है उसका सीधा संबंध आपसे है सर ब्रिजेश जी। तो समाज को किस तरह से जागरूक किया जाए और समाज में फैले उन असामाजिक तत्वों पर किस तरह से लगाम कसी जाए, बच्चे किस तरह से उस सामाजिक गतिविधियों के प्रति जागरूक रहें? जी प्रिया जी, निश्चित तौर पर समाज की बहुत बड़ी भागीदारी इन सब विषयों पर होना चाहिए। और आज के दृष्टिकोण में परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज भी हमारे बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में नहीं मालूम होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो उनके संरक्षण करता है, यानी कि जो टीचर्स हैं, जो उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं, कई बार मुझे ये देखने में भी आया कि उनको भी ये चीज़ें नहीं मालूम कि बच्चों के कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। हाँ। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें कि बच्चों के कितने अधिकार होते हैं, तो वैसे तो संयुक्त राष्ट्र जब हमारा समझौता हुआ UNCRC का, तो 55 अधिकार बच्चों को दिए गए। लेकिन फिर भी हम उनको मूल रूप 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला जो अधिकार है बच्चों का, वो जीने का अधिकार है। जब बच्चा इस दुनिया में आया, पैदा हुआ, तो उसको जीने का राइट्स मिलना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया, उस समझौते में तय हुआ, UNCRC के उस समझौते में तय हुआ कि बच्चे को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा अधिकार उसका जो विशेष रूप से है वो विकास का अधिकार है। जब वो बड़ा होगा तो उसकी देखरेख संरक्षण कैसे हो, उसको हम उसका विकास हम कैसे करें। तो विकास में एक शिक्षा का मापदंड भी हम देखते कहीं ना कहीं कि कैसे उसकी शिक्षा प्रभावी रूप से उसको मिले, उसके अधिकार के तौर पर मिले, जिसे शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब विकास के अधिकार की बात करते हैं तो शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। फिर तीसरा आता है उनको कि सुरक्षा मिले, जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप कह रही हैं कि जो तीसरा जो एक रोल हम कहीं हम देखते हैं कि जो समाज में जिस तरीके की घटनाएं आज के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, तो 80% घटनाओं में उनके अपने ही कहीं ना कहीं आरोपी होते हैं। इस तरीके का परिदृश्य एक समाज में हमको देखने को मिलता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी समाज में आज भी अवेयरनेस नहीं है। और जब सामाजिक अवेयरनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जो असामाजिक तत्व, ये जो आरोपी या जो मैं जी 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 इस तरीके के जो लोग होते हैं, इनसे बचना, इनसे किस तरीके से हम बच्चों की सुरक्षा कर सकें, इसके लिए हम अवेयरनेस, बाल विकास हमारा डिपार्टमेंट है वो करता रहता है। समाज में हम किसी न किसी कार्यक्रम के रूप में कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस पैदा करते हैं और ये प्रोग्राम के जरिए बताते हैं लोगों को, स्कूल में अनसेफ सेफ
जो टच होता है बच्चों को वो समझाते हैं। स्कूल शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को छोटी से छोटी चीज़ बात को हम बताना चाहते हैं कि कैसे बच्चे हम सुरक्षित कर सकें। जो तीसरी नज़र है, जो तीसरी नज़र कहीं ना कहीं आरोपी है, असामाजिक तत्व है, या जिसे हम कहें कि एक बुरी नज़र है, उससे बचाने के लिए हम कहीं ना कहीं लगातार हम हमारे विभाग के माध्यम से, लगातार आयोग के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, एक सामाजिक भागीदारी के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि ये जो तीसरी नज़र से हम बच्चों को बचा सकें। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो बच्चों के अधिकार हैं उनसे उनको, अब तीसरा है सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हर लिहाज से उनको मिलना चाहिए, वैसे सभी अधिकार मिलना चाहिए। और चौथा है जो है वो है कहीं ना कहीं जो है तीसरा सुरक्षा का अधिकार है, चौथा उनका स्वतंत्रता का अधिकार है कि उनको फ्रीडम भी मिलना चाहिए, कम से कम एक फ्रीडम मिले, वो अपनी बात कह सके, उनकी भागीदारी हो। जो सहभागिता का अधिकार है हमारा, तो उनको जो कहीं ना कहीं सहभागिता मिलनी चाहिए वो हर प्लेटफॉर्म पे मिलनी चाहिए। तो जो चार अधिकार जो महत्वपूर्ण हैं इन बच्चों को जो मिले हैं, जो हमने नहीं, जो संविधान ने दिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिए हैं, उन अधिकारों के बारे में जब हमारे बच्चों को मालूम नहीं होगा तो कैसे इन अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेंगे। जी वंदना जी का जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक सवाल बिल्कुल, ये जो अधिकारों की हम बात करें, चार महत्वपूर्ण, उन सभी अधिकारों में चार महत्वपूर्ण जो आपने बात अभी कही, उसमें से अगर मैं आपसे पूछी स्कूली, वंदना जी, स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अगर ये सवाल रखूं तो बच्चों की रक्षा सुरक्षा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चों की रक्षा और सुरक्षा के लिए स्कूल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है इस चीज़ पे, ठीक है। पॉस्को बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सारे प्लानिंग्स वगैरह जो स्कूल की रहती हैं, प्लानर्स रहते हैं स्कूल के, उसमें प्रोटेक्शन, अब्यूज़, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हर मंथ एक ना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा ही जाता है। और ये सीबीएसई का भी रूल है, और जितने इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं उन्होंने भी ये रूल लाया है कि इससे रिलेटेड प्रोग्राम स्कूल में होंगे, अवेयरनेस फैलाई जाएगी। उसके लिए स्कूल्स डिफरेंट एनजीओज को इनवाइट करता है, मेंबर्स फ्रॉम द पॉस्को बुलाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें। इनफैक्ट जो स्कूल में टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो यही काम कर रहे हैं। पहले जैसे कि आपने देखा होगा, पहले स्कूल में ये काउंसलर जैसा कोई पोजीशन होता नहीं था, पर अभी इन सब चीज़ों को लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंसीडर करने लगे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उनकी ऑलरेडी स्टेट बॉडीज़ हैं, उनके लोगों को भी इनवाइट किया जाता है, उनको, बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, सारे जो राइट्स हैं, एक्ट्स हैं, वो सारे बताए जाते हैं। 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे, एक्चुअली हम क्या मानते हैं कि 18 ईयर्स से कम का है अगर बच्चा, तो बच्चा कहलाएगा, वो चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है। 6 ईयर्स से नीचे वाली जो क्लास है वो थोड़ी सी वल्नरेबल और सेंसिटिव क्लास मानी जाती है। तो इंडिया में 33% जो है पॉपुलेशन, वो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उन्हें ऑब्वियसली सेक्स एजुकेशन भी दी जाती है, क्योंकि आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों में ये चाइल्ड मैरिज और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एक सवाल वाकई बनता है ब्रिजेश जी से पूछना, आपने जो बात अभी उठाई चाइल्ड मैरिज वाली, मतलब बाल विवाह की अगर हम बात करना चाहेंगे, ब्रिजेश जी आपको क्या लगता है, हम इतने समय से जागरूकता की बात करें, अब हम बहुत लंबा हमने समय स्वतंत्रता के बाद का बिताया और इस तरह के दिवस कई मनाए, और जो बाल आयोग है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, मतलब अब स्थितियाँ जो बद से बदतर थी वो उसमें बहुत सुधार है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो बाल विवाह जैसी जो कुरीति है वो गाहे बगाहे इस तरह के मुद्दे देखने को मिल ही जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया कि निश्चित तौर पर हम स्वतंत्रता के वो दौर से काफ़ी आगे आ गए और हम 20वीं 21वीं 22वीं शताब्दी में अब काम कर रहे हैं, और इसके लिए लगातार जो है वो हर स्तर पर, चाहे वो विभाग हो, सरकार हो, सारे पहलू काम करते रहते हैं, आयोग भी काम करता रहता है। लेकिन मुझे कोई कहने में हिचक नहीं, लेकिन पिछले बार हमने ये, मैं आंकड़ा बताता हूँ कि 700 बाल विवाह महिला बाल विकास हमारा जो विभाग है उसने रोके हैं, और ये कहीं ना कहीं आयोग की मॉनिटरिंग में है, और हम ये पूरा मामला लगातार देखते हैं। अभी भी जैसे कि जो भी शादी विवाह के आयोजन होते हैं, अभी जो पिछले ही आयोजन था हमारा जो मई में
जो बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन जिस तारीख में किया जाता है उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। तो उसके पहले हमने पूरी प्लानिंग के साथ कि किस तरीके से हम बाल विवाह को रोकें, इस समय समय पर जो जितनी भी इस तरीके के आयोजन होते हैं, जो बड़े विवाह के सामूहिक सम्मेलन होते हैं, जहां ऐसी संभावना रहती है कि बाल विवाह हो सकता है, वहां पर लगातार हमारा प्रयास रोकने के लिए रहता है और आज भी वो निश्चित तौर पर हम रोक लगाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि आज भी कहीं ना कहीं गाय बगाए हमको ये चीज देखने को मिलती है, हाँ। निश्चित तौर पर कहीं रूरल बेल्ट में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपराओं का जो एक दौर था वो अभी मिटा नहीं है पूरी तरह से। हम ये कहें कि अवेयरनेस हमने पूरी बहुत कोशिश की है कहीं ना कहीं उसको दूर करने की, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आज भी हो रही है और उसको रोकने के लिए भी हम लगातार तत्पर हैं, चाहे वो आयोग हो, चाहे विभाग हो, चाहे महिला बाल विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, उसको लेकर लगातार हमने पिछले बार बहुत सारे बाल विवाह रोके। अभी भी हमने जस्ट अक्षय तृतीया को भी हमने पूरी एक कमेटी बनाई, एक टास्क फोर्स का गठन किया और उसके माध्यम से हमने पूरा बाल विवाह रोकने की कोशिश की और लगातार इसमें प्रयास चलते रहते हैं हमारे। लेकिन एक बात अभी भी उठकर आती है, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर एक मीडिया कर्मी के नाते ये बात कहूं और सवाल रखूं आपसे कि बच्चों के अधिकारों का हनन ज्यादातर उन मूक दर्शकों की वजह से होता है जो देख तो सब रहे होते हैं लेकिन चुपचाप खड़े रहते हैं, सिर्फ तमाशबीन बने। बिल्कुल ये बात सही है कि वही बात आती है कि बिना कम्युनिटी के कोई भी हम इस तरीके के प्रोग्राम कर लें तो बहुत ही सफल तो होते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से सफल नहीं कहा जा सकता। और आज जो समाज में जो लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को देखते हैं, कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूं कि जब भी कोई आपके सामने इस तरीके की घटना दिखे, किसी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ कोई घटना होती दिखे या उसके साथ कोई ऐसा आपको लगे कि कुछ हो रहा है, तो आप जरूर जिला प्रशासन 1098 ऐसे नंबर 100 तत्काल पुलिस को सूचना दें। ये आपकी भी एक जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि इसके लिए कानून में भी ये बातें कही गई है। जहां तक पॉक्सो एक्ट की बात कहें कि जो उसमें एक कानूनी प्रावधान तय किया गया है कि अगर मैंने या समाज के किसी व्यक्ति ने कोई बच्चे के साथ अपराध होते देखा है और अगर वो उसकी जानकारी संबंधित को नहीं दे रहा है तो वो भी पॉक्सो के एक्ट के अंतर्गत अपराधी हो सकता है, उसको भी सजा मिल सकती है। ये बात वो आपके माध्यम से मैं उनको समाज के सभी लोगों को बताना चाहता हूं। तो ये कानून में भी प्रावधान है कहीं ना कहीं। जी वंदना जी, जहां एक तरफ मैंने विजय जी से सवाल रखा उस ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, शहरी क्षेत्रों में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी बेटी के पढ़ाने पर तो जोर देते हैं, लेकिन उसके अपने पैरों पर खड़े होने से पहले, ये मेरा अंतिम सवाल भी होगा, महत्वपूर्ण भी है, कि उसके अपने पैरों पर यानी आत्मनिर्भर बनने से पहले ये सोचा जाता है कि दहेज में क्या दिया जाना है। यानी कि आत्मनिर्भर बनाने की बात अभी भी सिर्फ 2 दर्जे पर की जा रही है। ये मैं शिक्षित वर्ग के एक उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आंख खुली रखकर सारे काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जाए ये गलत नहीं होगा शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली उसे दहेज नहीं, उसे एक नया नाम दिया गया, तोहफा, गिफ्ट। बिल्कुल सही, गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट, वो एक तरीका भी है जिससे लोग अपना, जो आप समझ सकती हैं कि मनी को कन्वर्ट करने का तरीका है। और ऑब्वियसली देखिए, डाउरी हमारे सोसाइटी में थी और अभी भी है, डाउरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं खुद एडमिशंस देखती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ और मैं ये इंश्योर करती हूँ एज अ पर्सन, अगर मैं एक छोटा सा चेंज ला सकती हूँ सोसाइटी में तो व्हाई नॉट। तो मैं ये इंश्योर करती हूँ कि अगर किसी पेरेंट्स के साथ 2 बच्चे हैं, उसमें से अगर वो एक का एडमिशन करा रहे हैं, बेटे का करा रहे हैं, बेटी का नहीं करा रहे हैं, तो उनको काउंसिल करना है। बेसिकली क्या है कि राइट टू एजुकेशन के कारण जो फ्री शिक्षा दे रही है सरकार, उसका लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट अब लेने लगे हैं और उसकी वजह से लड़कियों को बहुत ज्यादा शिक्षा भी मिल रही है जी। लेकिन क्या होता है, 8th स्टैंडर्ड तक मिल गई शिक्षा, 9th के बाद फिर वो सोचते हैं अब शादी कर दो जी, अब क्योंकि अब उन्हें स्पेंड करना पड़ेगा मनी, है ना। तो उस चीज के लिए देखिए, उस चीज के लिए स्कूल्स तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, साथ साथ मुझे ऐसा लगता है मीडिया को भी काम करना पड़ेगा, ठीक, साथ कमीशंस को भी काम करना बिल्कुल, यानी कि हम सब मिलकर ही एक शायद उस पहल को, समय का अभाव इसलिए मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। दर्शकों को बता देते हमारे साथ जुड़ी हुई थे वंदना त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्रजेश चौहान जी। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाने से पहले यही कि बाल श्रम जो है वो एक सामाजिक समस्या है दरअसल, जो अभी हमने बातचीत में जो समझ में आया, और इसके खात्मे के लिए सभी को आगे आना होगा। अभिभावकों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण से बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। बच्चे वो जो देश का भविष्य है,
उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनका शोषण होने से बचाना समाज का नैतिक दायित्व है और हम सभी को मिलकर ये संकल्प निभाना। फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।